हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है यूपी टेट के ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिए हैं। साइकोलॉजी, पर्यावरण और हिंदी और मैथ, ये 4 सब्जेक्ट अब टोटली कंप्लीट हो चुका है। मात्र संस्कृत, सेकेंड लैंग्वेज संस्कृत और इंग्लिश बचा हुआ है, जिसमें से हम संस्कृत कर रहे हैं। अगले 4 दिन में संस्कृत भी कंप्लीट हो जाएगा और इंग्लिश भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद जो है आप लोग को ये मैं साइकोलॉजी का नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ। साइकोलॉजी का नोट्स जो है ये मेरा खुद का नोट्स है। मैंने कोई इसमें मतलब अगर मैं इसको अलग पेज पे लिख कर देती तो बहुत टाइम लग जाता, इसलिए मैंने डायरेक्ट नोट्स के जो है फ़ोटो खींचे हैं। तो उस टाइम जैसा भी राइटिंग था आप लोग इसको एक्सेप्ट कीजिएगा। हालाँकि दूसरे के नोट्स पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, अपनी नोट्स होती है तो उसको समझ लेते हैं, इसीलिए मैं इसको क्या है वीडियो के माध्यम से आपको समझाते हुए बताते हुए चलूँगी। उसके साथ साथ वीडियो के नीचे लिंक भी इसकी प्रोवाइड कर दूँगी पीडीएफ का, तो आप पीडीएफ भी ले सकते हैं और साथ में अगर आपको नहीं समझ में आता है तो वीडियो भी देख सकते हैं। आपके पास 2 ऑप्शन है, पीडीएफ के थ्रू भी पढ़ सकते हैं अपने आप से वीडियो स्किप कर कर। उसके बाद अगर नोट्स नहीं समझ में आता है तो वीडियो भी देख सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये बाल विकास का है, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट या फिर साइकोलॉजी जिसे कहते हैं, मनोविज्ञान जिसे कहते हैं। और इसका ये इनिशियल पेज है। देखिए, इसका पहले इंट्रोडक्शन आता है। जब भी हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो उसमें थोड़ा सा जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं उनका इंट्रो हमें पढ़ना पड़ता है। तो उसी की सीरीज़ में ये बेसिक कह सकते हैं, बेसिक से स्टार्ट करते हैं, फिर जो भी सिलेबस है उसको कवर करते हुए पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला यहाँ पर दिखता है हेडिंग है बाल विकास, ठीक है ना। और इसमें लिखा है बाल विकास क्या है। मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र उत्पन्न एक विषय। मनोविज्ञान क्या है, दर्शन शास्त्र से, देखिए इसलिए मैंने कहा कि मैं इसको बताती हुए चलूँगी, ठीक है ना। तो मनोविज्ञान क्या है, दर्शन शास्त्र से उत्पन्न एक विषय है। जब मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग किया गया तो उसे मानसिक दर्शन शास्त्र का नाम दिया गया था, ठीक है ना। तो ये लिखा गया है कि मनोविज्ञान एक दर्शन शास्त्र से उत्पन्न एक विषय है, और जब मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग किया गया तो उसे मानसिक दर्शन शास्त्र कहा गया था। ये थोड़ा बहुत आपको जानना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा आ जाता है फैक्चुअल चीज़ें। सन, यहाँ याद रखिएगा, सन 1879 ईस्वी में विलियम वुड्स, याद रखिएगा कौन, विलियम वुड्स को जर्मनी के शहर लिपजिंग, याद रखिए क्वेश्चन आया हुआ है लिपजिंग में, कहाँ पर, तो लिपजिंग में सर्वप्रथम एक विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान शाला की स्थापना की थी। तो सबसे पहले मनोविज्ञान शाला की स्थापना कहाँ हुई थी, लिपजिंग में, जर्मनी के शहर एक लिपजिंग है। ये क्वेश्चन आया था कि किस शहर में मनोविज्ञान शाला की पहली स्थापना हुई थी, तो लिपजिंग में हुई थी। कब हुई थी, 1879 में। एक क्वेश्चन 2016 वाले यूपीटेट में आया, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवा रखा है। 2016 का पेपर आप चेक करना, ये क्वेश्चन आया हुआ होगा। उसके बाद जो है अगर बात करते हैं विलियम वुड्स को क्या कहा जाता है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है, ठीक है ना। आगे देखेंगे। वर्तमान में इस विश्वविद्यालय का नाम क्या रख दिया गया है, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय रख दिया गया है। इसलिए हम इसे मनोविज्ञान का जनक भी कहते हैं। इसलिए विलियम वुड्स को क्या कहा जाता है, मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। किसको, विलियम वुड्स को, याद रखिएगा। मनोविज्ञान के जनक कौन है, विलियम वुड्स है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। और इस विश्वविद्यालय का नाम है कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय, जो पहली बार कहाँ पर स्थापित हुई थी, जर्मनी के लिपजिंग में। आगे बढ़ते हैं। अगला है सन 1890 ईस्वी में विलियम जेम्स ने, साइंटिस्ट का नाम है विलियम जेम्स, याद रखिएगा, ने प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी किताब लिखी, और जिसमें पहली बार मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करने का प्रयास किया गया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं सन 1990 में विलियम जेम्स ने प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी बुक लिखी थी। बुक का नाम याद रखिएगा, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी लिखी थी, जिसमें पहली बार क्या किया गया था, मनोविज्ञान को किससे अलग किया गया था, दर्शन शास्त्र से अलग करने का प्रयास किया गया था। आगे बढ़ेंगे। अगला है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है। यहाँ पर कुछ कह सकते हैं कुछ सब्जेक्ट्स और उनके जनक के नाम दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है, विलियम वुड्स हैं।
आत्मा का विज्ञान के जनक अरस्तु और प्लेटो हैं। मन के विज्ञान के जनक पोम्पोनोजी हैं। चेतना के विज्ञान का विलियम जेम्स है। और व्यवहार का वाटसन है। याद रखिएगा, व्यवहारवाद का या फिर व्यवहार के विज्ञान का कौन सा जनक है? आप वाटसन है। आगे बढ़ेंगे। अब आप देखिए, अलग अलग साइकोलॉजिस्ट आए और मनोविज्ञान के लिए अलग अलग सी अपनी परिभाषाएं या फिर कह सकते हैं कोटेशन या कथन दिए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, सर्वप्रथम ये वुडवर्थ है। वुडवर्थ के अनुसार मनोविज्ञान क्या है? सर्वप्रथम मनोविज्ञान से आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग, फिर चेतना का त्याग, और अब यह व्यवहार का विज्ञान बना हुआ है। और अब यह व्यवहार का विज्ञान बना हुआ है। तो ये पूछ सकता है कि किसने कहा था कि मनोविज्ञान सर्वप्रथम आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया, अब यह व्यवहार का विज्ञान बना हुआ है। तो ये किसका कथन है? ये तो वुडवर्थ का कथन है। ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे। वाटसन ने क्या बोला था मनोविज्ञान के बारे में? देख सकते हैं। वाटसन ने कहा मनोविज्ञान व्यवहार का एक निश्चित धनात्मक, सकारात्मक, पॉजिटिव विज्ञान है। याद रखिएगा, वाटसन क्या है? वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार का धनात्मक, निश्चित और सकारात्मक विज्ञान है। याद रखिए, वाटसन के अनुसार। ये सब कोटेशन आपको याद करने हैं। बहुत ही गिने चुने कोटेशन यहाँ पर आए हैं, कथन आए हुए हैं जो आपको याद करने हैं। ठीक है ना। स्किनर के अनुसार क्या है? स्किनर के अनुसार मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान व्यवहार अनुभव का विज्ञान है। मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। किसके अनुसार? स्किनर के अनुसार। मैकडूगल के अनुसार क्या है? मनोविज्ञान व्यवहार एवं आचरण का मनोविज्ञान है। मैकडूगल के अनुसार क्या है? मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार और आचरण का विज्ञान कह सकते हैं। ठीक ना। व्यवहार और आचरण का विज्ञान है। आगे बढ़ेंगे। भारत में मनोविज्ञान शाला की स्थापना करने का श्रेय कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रोफेसर N सेनगुप्ता को जाता है। इसका समय 1915 से 1916 दोनों को माना जाता है। याद रखिए, अगर भारत की बात करते हैं तो हमने ये तो विश्व के लेवल पे देख लिया। अब भारत के लेवल पे देखते हैं तो भारत में मनोविज्ञान शाला की स्थापना करने का श्रेय किसको जाता है? कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रोफेसर N सेनगुप्ता को जाता है। और इन्होंने कब स्थापित किया था? 1915 से 1916 में किया था। आगे देखेंगे। सन 1990, सॉरी ये 1590 है, मैंने 1990 लिख दिया। सन 1590 में रुडोल्फ गोल्काय ने सर्वप्रथम साइकोलॉजी और मनोविज्ञान प्रयोग किया था। तो साइकोलॉजी शब्द किसने दिया था? रुडोल्फ गोल्काय ने साइकोलॉजी शब्द दिया था। याद रखिए, साइकोलॉजी शब्द किसने दिया था? रुडोल्फ गोल्काय। कब दिया था? 1590 में। ठीक है ना। कब दिया था? 1590 में। आगे बढ़ेंगे। मनोविज्ञान के संप्रदाय यानी स्कूल्स, यानी कह सकते हैं कि क्या क्या उसके कैसे कैसे मनोविज्ञान डेवलप हुआ है और इसके कितनी तरीके से हम इसको सोच सकते हैं और बांट सकते हैं। ठीक है ना। उसे संप्रदाय या फिर स्कूल्स कहते हैं। आइए देखते हैं। पहला है स्ट्रक्चरलिज्म या संरचनावाद। ठीक है ना। संरचनावाद क्या करता है कि आपकी बाहरी संरचना को क्या देखता है और ठीक है, संरचना पे आपके आंतरिक संरचना को देखता है और आपके आंतरिक संरचना पे स्टडी करता है। उसे क्या बोलते हैं? संरचनावाद कहते हैं। संरचनावाद मतलब दिया किसने? ब्रूनर ने दिया है। यहाँ पर थोड़ा सा मैंने लिख दिया है। ये मैं जब एक्स्ट्रा स्टडी करती थी ना, जो भी मुझे एक्स्ट्रा चीज़ें मिलती थी वहाँ पर मैं लिख दिया करती थी। ठीक है। संरचनावाद के जनक कौन है? विलियम वुड्स और एडवर्ड टिंचर है। या टिंचर को भूल नहीं जाना। ठीक है ना, यह आता है हमेशा। ठीक है, टिंचर। तो संरचनावाद के जनक कौन है? विलियम वुड्स और एडवर्ड टिंचर है। विलियम वुड्स और एडवर्ड टिंचर है। संरचनावाद के जनक कौन है? विलियम वुड्स और एडवर्ड टिंचर है। आगे बढ़ेंगे। अगले पेज पे आते हैं। और संरचनावाद क्या है? यह मनोविज्ञान की सबसे पुरानी विचारधारा। याद रखिएगा, मनोविज्ञान में सबसे पहले हमने क्या किया था? आंतरिक संरचना को स्टडी करना स्टार्ट किया था। मनुष्य की शारीरिक की आंतरिक संरचना को हमने स्टार्ट किया था और ये सबसे पुरानी शाखा है मनोविज्ञान की। इसके प्रवर्तक विलियम वुड्स को माना जाता है, लेकिन कभी कभी एडवर्ड टिंचर को भी इनका श्रेय दिया जाता है। तो एडवर्ड टिंचर, विलियम वुड्स तो हैं लेकिन एडवर्ड टिंचर को भी याद रखिएगा। ये शायद रीट में, राजस्थान वाले में ये पूछा हुआ था। ठीक है ना, राजस्थान का एक एग्जाम हुआ था रीट, उसमें ये आता है। उसके बाद इस विचारधारा ने मनोविज्ञान को दर्शन से अलग करने का प्रयास किया था।
तो संरचनावाद ने क्या किया था, मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र यानी फिलोसफी से क्या किया था, अलग करने का प्रयास किया। अब आते हैं प्रकार्यवाद में। प्रकार्यवाद क्या है, ये हमारी संरचना के साथ हमारे कार्यों को भी देखता है, हमारे फंक्शंस को भी देखता है और उसे अडेप्ट करने की जो भी हमारे शरीर फंक्शन करे, जो हम सोचें उसे अडेप्ट करने के लिए जो व्यवहार होता है, जो भी हम चीज़ें करते हैं उसे कहते हैं प्रकार्यवाद, ठीक है ना। फंक्शनलिज्म इंग्लिश में से क्या कहते हैं, फंक्शनलिज्म, यानी कि हम कार्यों पर विश्वास करते हैं, जो हम सोचेंगे उसे करने पर विश्वास करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रकार्यवाद, जिसके जनक कौन है, विलियम जेम्स है, याद रखिएगा। अभी हमने क्या पढ़ा, संरचनात्मक, जिसके जनक विलियम वुड्स थे और टिंचर्स थे, और के प्रकार्यवाद के कौन है, विलियम जेम्स है। इस विचारधारा को देने का श्रेय विलियम जेम्स को जाता है और यह विचारधारा डार्विन के विकासवाद सिद्धांत पे आधारित है। प्रकार्यवाद यानी फंक्शनिज्म डार्विन पर कैसे आधारित है, ये देखिए। क्योंकि डार्विन ने देखा था कि जब वो आइलैंड पे गए थे, तो गैलापागोस आइलैंड था, उस पर जब गए थे उन्होंने देखा कि बहुत सारी चिड़ियाँ जो हैं अपने कार्यों को अलग अलग मतलब भोजन की उपलब्धता के आधार पर अलग अलग कर ले रही हैं। तो उन्होंने देखा उनका कार्य जो है अलग अलग हो गया। तो सेम वैसे विलियम जेम्स ने डार्विन के सिद्धांत के आधार पर, डार्विन के डेवलपमेंट सिद्धांत या फिर विकासवाद या इवोल्यूशनरी थ्योरी के आधार पर इनको दिया है। जनक कौन है, विलियम जेम्स। आगे बढ़ेंगे, व्यवहारवाद। व्यवहारवाद देखते हैं कि आप कैसे बिहेव करते हैं, किसी भी मुसीबत या फिर किसी भी चीज़ के अगेंस्ट आपका व्यवहार कैसा रहता है, उसे व्यवहारवाद कहते हैं। और इसका क्या है, इस विचारधारा के जनक कौन है, जे.बी. वॉटसन, याद रखिएगा। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है और ये हमेशा आता है, जे.बी. वॉटसन, याद रखिएगा। जे.बी. वॉटसन क्या है, इस विचारधारा के जनक है, किसके, व्यवहारवाद या बिहेवियरिज्म के। और ये विचारधारा पशु मनोविज्ञान पर आधारित है। किस पे है, पशु मनोविज्ञान पर आधारित है। इस विचारधारा के मनोवैज्ञानिक व्यक्ति के विकास वंशानुगत की भूमिका को स्वीकार नहीं करते हैं, ये बस व्यवहार देखते हैं, आपके इन्वायरमेंट के प्रति आपका व्यवहार कैसा है, जबकि वातावरण को स्वीकार करते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आता है कि व्यवहारवाद किसको अस्वीकार करते हैं, तो वंशानुगति को, और किसको स्वीकार करते हैं, तो वातावरण के साथ स्वीकार करते हैं। इसके साथ आगे बढ़ेंगे। ये विचारधारा अधिगम अभिप्रेरणा और पुनर्बलन पर जोर देती है, यानी जितना आप अभिप्रेरणा वातावरण में है तो वातावरण में अभिप्रेरणा मोटिवेशन काम करती है। पुनर्बलन यानी री इन्फोर्समेंट, यानी आप किसी चीज़ को करने के लिए कितना जोर देते हैं और आपको कितना मोटिवेट किया जाता है किसी काम को करने के लिए, ये व्यवहारवाद में इस पर स्टडी की जाती है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला देख सकते हैं गेस्टाल्टवाद आता है, जिसे समग्रवाद भी कहते हैं। तो ये इस पर आपकी सोच पे, आपके मानसिक संक्रिया पे जोर देता है गेस्टाल्टवाद, यानी आपके सूझबूझ पे बल देता है गेस्टाल्टवाद और समग्रवाद। तो आप देख रहे हैं कि साइकोलॉजी के कितने स्कूल्स हम पढ़ रहे हैं। अभी हमने पढ़ा संरचनावाद, फिर प्रकार्यवाद, व्यवहारवाद, अब आ गए गेस्टाल्टवाद या फिर समग्रवाद कह रहे हैं। तो गेस्टाल्टवाद क्या है, जर्मन भाषा का एक शब्द है गेस्टाल्ट, जर्मन भाषा का एक शब्द है। गेस्टाल्ट के प्रवर्तक मैक्स वर्दिमन ये देखिएगा, याद रखिएगा। गेस्टाल्टवाद के जनक कौन है, मैक्स दाइमर है, मैक्स वर्दाइमर है, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। और ये क्या है, एक जर्मन भाषा, गेस्टाल्ट अपने आप में क्या है, एक जर्मन भाषा का एक शब्द है, ठीक है ना। और इसके प्रवर्तक कौन है, मैक्स वर्दाइमर है, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे। इस विचारधारा ने इस बात पर बल दिया कि मनुष्य का सीखना पशुओं से अलग होता है और मनुष्य अपनी सूझ का इस्तेमाल करते हुए किसी बात को सीखने का प्रयास करता है, ठीक है ना। गेस्टाल्टवाद कहता है कि मनुष्य अपनी सूझ का इस्तेमाल करते हुए सीखने का प्रयास करता है। जैसे कि मान लीजिए कि हम देना तो नहीं चाहते, हम नोट्स बस बताना चाहते हैं, एग्जाम्पल अगर देंगे तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा और एग्जाम्पल से क्वेश्चन नहीं पूछता है, सिर्फ वो ऐसे पूछेगा गेस्टाल्टवाद के जनक कौन है या फिर मैक्स वर्दी ने कौन सा वाद दिया था या किसके प्रवर्तक हैं, तो ऐसा क्वेश्चन पूछता है। अब ये एग्जांपल जैसे मैं दे रही हूँ आपको कि सूझ का इस्तेमाल करते हैं, तो जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा जा रहा है और अचानक से उसके पीछे कुत्ते लग जाते हैं, तो जो भी उसके उसके मन में जो भी पहला काम आएगा वही करेगा। तो अगर वो भागता है तो मान लीजिए उसको पहला विचार है कि उसे भागना चाहिए तो भागेगा। अगर दूसरा मान लीजिए उसको विचार है कि उसे रुकना चाहिए और कुत्ते से लड़ना चाहिए, तो क्या है, उसका सूझ बता रहा है कि उसको क्या करना चाहिए, तो अपने सूझ के अनुसार क्या होता है, सीखता है वो, ठीक है ना। फिर आगे जब भी कुत्ता कोई आएगा तो वही बिहेवियर वो करेगा जो पहले वो कर चुका है, ठीक है ना। यही सूझ का सिद्धांत है। आगे बढ़ते हैं।
अब आते हैं मनोविश्लेषणवाद, ठीक है ना। 5वां स्कूल है मनोविश्लेषणवाद, और इसके जनक कौन है? सिगमंड फ्रॉयड है। और मनोविज्ञानवाद के जनक कौन है? सिगमंड फ्रॉयड है, जो वियना के प्रमुख, कहाँ के थे? वियना के थे, चिकित्सक थे। यह विचारधारा एक मिनट, यह विचारधारा मनोचिकित्सकीय आधार पर मनुष्य का व्यवहार अध्ययन करती है। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में प्रचलित विचारधारा, आप इसको 2x पे देख सकते हैं, और PDF में इसको लिंक में दे दूंगी, आप कर लेना। वर्तमान में प्रचलित विचारधारा संज्ञानवादी दृष्टिकोण, यानी संज्ञानवादी दृष्टिकोण किसने दिया था? जीन पियाजे, वाइगोत्स्की और एडवर्ड टॉलमैन संज्ञानवादी के क्राइटेरिया में आते हैं, ठीक है ना। जितने भी विचारधारा भी हमने पढ़े, सभी विचारधारा अगर साइकोलॉजिस्ट को देखें हम, तो संज्ञानवाद में कौन कौन आते हैं? जीन पियाजे आएंगे, वाइगोत्स्की आएंगे, एडवर्ड टॉलमैन आएंगे। मानवतावादी दृष्टिकोण में कौन आता है? अब्राहम मैस्लो आता है, याद रखिएगा, अब्राहम मैस्लो, और उनके शिष्य कार्ल रोजर्स आते हैं, जिन्होंने इस तरह का सिद्धांत दिया था, ठीक है ना। अब बात करते हैं मनोविज्ञान का क्षेत्र। तो हम क्या क्या स्कोप है मनोविज्ञान में, ये देख लेते हैं। ये मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, पर देख लीजिए, ठीक है ना। जो ऊपर था सभी इंपॉर्टेंस है, इसको हम नहीं कहेंगे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर भी देख लीजिए आप। मनोविज्ञान के जनक हमने पढ़ लिया, अरस्तु थे। सामान्य मनोविज्ञान होता है, असामान्य मनोविज्ञान होता है, मानव मनोविज्ञान होता है, पशु मनोविज्ञान होता है, बाल मनोविज्ञान होता है, नैदानिक मनोविज्ञान होता है, विकासात्मक मनोविज्ञान होता है, किशोर मनोविज्ञान होता है, पौर्ण मनोविज्ञान होता है, औद्योगिक मनोविज्ञान होता है, परामर्श मनोविज्ञान होता है, शिक्षा मनोविज्ञान होता है, सामाजिक मनोविज्ञान होता है, ठीक है। तो ये मनोविज्ञान है, क्या है? सब स्कोप्स हैं, क्योंकि मनोविज्ञान कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे। ये सब मैंने मतलब ये नोट्स में मैंने बाद में ऐड किया था, जब मुझे जो समझ में आया था जिसके बारे में, तो मैं ऐड करती गई थी। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आप बस स्कोप देखिए, इतना ही, स्कोप भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर। अब यहाँ से फिर से इंपॉर्टेंस शुरू हो जाती है। ये देखिए, पशु मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक को कहा जाता है, याद रखिएगा। पशु मनोविज्ञान के जनक कौन है? थॉर्नडाइक है। बाल मनोविज्ञान के जनक स्टैनले हॉल और जीन पियाजे को बोला जाता है। ये देखिए, मनोविज्ञान के जनक, पशु मनोविज्ञान के जनक, जैसे मनोविज्ञान के जनक कौन है? विलियम वुड्स थे, ठीक है ना। अब पशु मनोविज्ञान के जनक कौन है? थॉर्नडाइक है। बाल मनोविज्ञान के जनक कौन है? स्टैनले हॉल और जीन पियाजे हैं। आगे आते हैं। आगे विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? जीन पियाजे हैं, और इनमें सभी आवश्यकताओं का अध्ययन करते हैं। इसमें क्या विकासात्मक अध्ययन में क्या करते हैं? सभी प्रकार की आवश्यकताओं का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। किशोर मनोविज्ञान के जनक स्टैनले हॉल है, याद रखिएगा। स्टैनले हॉल को, ये वाला बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन हमेशा आता है। एडोलसेंस बुक किसने लिखी थी? स्टैनले हॉल ने लिखी थी, और किशोर मनोविज्ञान के जनक भी स्टैनले हॉल है। और यहाँ पर दिया है बाल मनोविज्ञान के जनक जीन पियाजे को जनरली माना जाता है, लेकिन कभी कभी यहाँ पर स्टैनले हॉल को भी मान लिया जाता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। परामर्श मनोविज्ञान समस्याओं के केंद्रित होता है, और शिक्षा शैक्षणिक मनोविज्ञान जनक थॉर्नडाइक है। तो अभी हमने देखा थॉर्नडाइक क्या है? पशु मनोविज्ञान के जनक तो है, लेकिन शिक्षा और शैक्षणिक मनोविज्ञान के भी जनक थॉर्नडाइक है। समजातीय, ये याद है, समजातीय मनोविज्ञान के जनक कौन है? JL मोरिनो, याद रखना। ये क्वेश्चन भी रीट में आया हुआ था, या फिर एमटेट, या फिर रीट राजस्थान वाले में आया था। समजातीय के जनक कौन है? JL मोरिनो है, ठीक है ना। हम यूपी का तो बात कर रहे हैं, यूपी टेट का भी, लेकिन हम साथ साथ में अदर स्टेट का भी देखते चलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या था? समजातीय मनोविज्ञान के जनक कौन थे? समजातीय मनोविज्ञान के जनक है मोरिनो, याद रखिएगा, मो से याद रखिएगा। यहाँ पर आप अपने से जोड़ सकते हैं, समजातीय मोरिनो, ठीक है ना। हालांकि यूपी टेट में कभी इसका क्वेश्चन नहीं देखने को मिला है, लेकिन अदर स्टेट में देखने को मिला है। स्किनर के अनुसार मनोविज्ञान क्या है? स्किनर के अनुसार मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, याद रखिएगा। स्किनर ने मनोविज्ञान को क्या बोला था? शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। आगे बढ़ेंगे। अब आते हैं बाल मनोविज्ञान क्या होता है। देखिए, अब दो चीज़ें होती हैं, एक बाल मनोविज्ञान होता है। बाल मनोविज्ञान में हम क्या पढ़ते हैं, और बाल विकास में क्या पढ़ते हैं? दे आर टू डिफरेंट टर्म, ठीक है ना। तो बाल मनोविज्ञान में हम क्या पढ़ते हैं? बाल मनोविज्ञान में हम पढ़ते हैं गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था के विकास के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? बाल मनोविज्ञान बोलते हैं। क्या बोलेंगे? गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था के विज्ञान को क्या बोलते हैं? अध्ययन को बाल मनोविज्ञान बोलते हैं। बालक को केंद्र बिंदु माना जाता है, और प्रत्येक बालक विशिष्ट होता है, याद रखिएगा। साइकोलॉजी आपको कहता है कि प्रत्येक बालक क्या है? विशिष्ट है, और बालक क्या है? केंद्र बिंदु होता है।
अगर क्रो एंड क्रो के अनुसार देखें तो बाल मनोविज्ञान क्या है। क्रो एंड क्रो के अनुसार बाल मनोविज्ञान बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति को विकास का अध्ययन गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक करती है। याद रखिए, बाल मनोविज्ञान की बात करते हैं तो ये क्या करती है, व्यक्ति की विकास का अध्ययन गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक करती है। उसके बाद जेम्स ड्राइवर की बात करते हैं तो बाल मनोविज्ञान, इनका क्वेश्चन हमेशा है, एक कथन एक बार इनसे आया ही था शायद। बाल मनोविज्ञान की वह शाखा जिसमें मनुष्य का विकास अध्ययन जन्म से परिपक्वता तक करते हैं उसे क्या बोलेंगे, बाल मनोविज्ञान बोलेंगे। आगे आते हैं बाल विकास। अब आप उधर आपने पढ़ा बाल मनोविज्ञान क्या है, अब इधर बोल रहे हैं बाल विकास। देखिए वर्ग के अनुसार क्या इन्होंने कहा था बाल विकास को, गर्भावस्था से किशोरावस्था अथवा परिपक्वता के अध्ययन को वर्ग का अध्ययन इन्होंने कहा था बाल विकास है। बाल मनोविज्ञान और बाल विकास में थोड़ा सा अंतर होता है। बाल मनोविज्ञान में हम क्या पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं गर्भावस्था से किशोरावस्था तक। बाल विकास में हम बात करते हैं गर्भावस्था से जीवन प्रयत्न तक, ठीक है ना। तो ये हम कथन इसको हम बाल विकास में रखेंगे, बाल मनोविज्ञान में रखेंगे, ना कि बाल विकास में, ठीक है ना। आते हैं बाल मनोविज्ञान का नाम बदलकर, उसी का नाम ही बदला है, नाम बदलकर विकास कर दिया गया क्योंकि इसमें मनुष्य के विकास का अध्ययन गर्भावस्था से जीवन प्रयत्न यानी कि पूरे जीवन में कहेंगे, कभी ये ख़त्म नहीं होता है, इसलिए ये अंतर है। इसमें अंतर है बाल विकास और बाल मनोविज्ञान में क्या अंतर है। बाल विकास में हम क्या अध्ययन करते हैं, गर्भावस्था से जीवन प्रयत्न चलने वाले चेंजेस को, विकास को अध्ययन करते हैं। लेकिन बाल मनोविज्ञान में हम क्या अध्ययन करते हैं, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक के अध्ययन को ही हम क्या बोलते हैं, बाल मनोविज्ञान बोलते हैं। ये वर्ग का जो परिभाषा है मैंने लिखा है, ये बाल मनोविज्ञान में आएगा, ना कि बाल विकास में आएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, ये अंतर भी पूछता है। हरलोक क्या है, हरलोक के अनुसार क्या साइकोलॉजी क्या है। हरलोक ने बाल मनोविज्ञान यानी चाइल्ड साइकोलॉजी किताब लिखी थी। बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जो गर्भावस्था से लेकर मृत्यु प्रयत्न तक होने वाले मनुष्य के विकास की विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करता है। याद रखिएगा, तो पहले तो इनकी बुक का नाम याद रखिए कि बाल मनोविज्ञान एंड चाइल्ड साइकोलॉजी इनकी बुक है। दूसरी बात याद रखिएगा कि इनकी किताब में लिखी थी, क्या लिखा था इन्होंने, मनोविज्ञान की वह शाखा जो गर्भावस्था से लेकर मृत्यु प्रयत्न तक होने वाले मनुष्य के विकास के विभिन्न अवस्थाओं का होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करता है, उसे क्या बोलते हैं, बाल विकास बोलते हैं। यहाँ पर बाल मनोविज्ञान का क्या था, बुक था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र क्या क्या हो सकता है, यहाँ देखिए। विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन क्या कहते हैं, बाल विकास के अध्ययन कहा जाता है। विकास के विभिन्न अवस्था जैसे किसी शैशवावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, बाल्यावस्था, तो इन सभी का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं बाल विकास में। उसके साथ विकास के सभी पक्ष, पहलुओं, आयामों का समझना, सभी पक्ष यानी सामाजिक पक्ष हो गया, सभी आयाम हो गया, बच्चे की सभी मानसिक आयाम हम लेकर चलते हैं, तो उसको विकास में हम अध्ययन करते हैं। विकास को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारक का अध्ययन करना, जैसे कि हमें मानसिक, हमारा मोटिवेशन, हमारा ध्यान, हमारा सब कुछ जो है, ये सब क्या होता है, बाल विकास को प्रभावित करने वाले उसका सभी को अध्ययन करते हैं। देखिए बाल विकास का सामान्य कितने आयामों में हम देख सकते हैं, तो मोस्टली दो ही होते हैं। एक वंशानुक्रम होते हैं जो हमारे माता पिता से मिलता है, किसी बच्चे का अध्ययन करते हैं तब हम वंशानुक्रम देखेंगे। दूसरा देखेंगे वातावरण, क्योंकि इन दोनों पर ही हमारा व्यवहार डिपेंड करता है कि हमारा वातावरण कैसा है और हमारा वंशानुक्रम कैसा है। मान लीजिए कोई बच्चा है, वंशानुक्रम से ही कोई रोग लेकर आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल कोई डिजीज़ लेकर आ रहा है, और मान लीजिए कि उसका वातावरण खराब निकला, बहुत गरीबों वाला निकला, तो बच्चा वही ख़त्म हो जाएगा, है नहीं। लेकिन मान लीजिए कोई बच्चा आनुवंशिक रूप से तो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन वातावरण उसका बहुत ख़राब है, तभी वो बच्चे को वो नहीं मिल पाएगा जो चाहता है, जो उसको पाना चाहिए। और सेम अगर बात करते हैं, अगर आनुवंशिक रूप से कोई बच्चा बीमार है लेकिन उसका वातावरण बहुत मस्त है, यानी बहुत रिच वातावरण में है, तो हो सकता है कि बच्चा डेवलप करे, ठीक है ना। बीमारी के साथ भी वो डेवलप करने के चांसेस उसके रहते हैं। अगर ये भी पॉसिबल है कि वंशानुक्रम रूप से तो बहुत स्ट्रांग है और वातावरण रूप से भी बहुत स्ट्रांग है, तो हो सकता है बच्चा और बहुत डेवलप करे और देश के लिए बहुत एक अच्छा इंसान बनकर
देश का विकास करें, ठीक है ना। अब बच्चे का जो विकास देखेंगे, शारीरिक रूप से भी देखेंगे, मानसिक रूप से भी देखेंगे, सामाजिक रूप से और संज्ञानात्मक रूप से। ये चारों जो विकास के जो वे हैं, कैसे बच्चे पे इफेक्ट करते हैं, ये सभी का अध्ययन यहाँ पर करते हैं, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं व्यक्ति का मूल्यांकन करने में ये सब अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो व्यक्ति की मूल्यांकन करने में हम इसकी मदद साइकोलॉजी में बाल विकास में मदद करती है। बच्चों और अभिभावकों के संबंध को जानने में मदद करता है। विकास के प्रकार के अधिगम शैलियों का समझने में मदद करता है कि हम किस अधिगम शैली को अपनाएंगे बच्चे को पढ़ाते समय। और मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान को भी समझने में ये मदद करता है, किस बच्चे का क्या मानसिक स्वास्थ्य है ये भी हमें समझने में मदद करता है। इसलिए हमें साइकोलॉजी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो बच्चे की साइकोलॉजी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी हम उसके अनुसार जो है अपनी शैक्षणिक कार्यों को कर सकेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए तो बस इतना ही। आगे जो देखेंगे हम कल से पढ़ेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो कल भी ग्रोथ एंड मुझे लग रहा है कि 15 दिन में पूरा साइकोलॉजी सिलेबस आपका यूपी टेट सी टेट जिसके भी लिए ये कंप्लीट हो जाएगा। और आप जो है ये नोट्स पाने के ये क्लास लीजिएगा तो कमेंट में बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि क्लास आपको कैसी लगी है। और मैं एक्स्ट्रा नोट्स अपना हैंड रिटन नहीं बना रही हूँ, हाँ कुछ मेरा ओरिजिनल नोट्स है उसी का जो है फ़ोटो खींचकर यहाँ पर अपलोड कर रही हूँ और पढ़ा रही हूँ। इसकी PDF मैं लिंक में डाल दूँगी, आप लिंक से ले लेना। कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको ये कैसा लगा, ठीक है ना। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।